नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, तो हमारा जो राज्य है राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर राजपूत शासकों का अधिकतम समय में शासन रहा है। ठीक है, इसलिए आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई राजपूत कहाँ से आए, किधर से आए, ठीक है, कौन थे ये लोग, है ना। तो होता क्या है कि प्यारे विद्यार्थियों, जो राजा हर्षवर्धन था ना, वर्धन वंश का अंतिम शासक, तो भारत का यह अंतिम चक्रवर्ती सम्राट था। इसके शासनकाल में इसने भारत के अधिकांश भाग पर इसका अधिकार था। ठीक है, और फिर इसकी मृत्यु के बाद क्या हो गया कि भाई इसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया और भारत के छोटे मोटे टुकड़ों में बढ़ गया, है ना। अनेक स्थानों पर छोटे मोटे नए नए राजवंश आए। ठीक है, और इसी तरह से राजपूत भी ऐसे ही थे, जो जिन्होंने हर्ष की मृत्यु के बाद क्या है, राजस्थान के एरिया में अलग अलग राजपूत समूह ने यहाँ पर शासन कायम किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास में लगभग जो मध्य भारत का जो हिस्ट्री है या मध्य भारत का इतिहास है, उसको लगभग राजपूत युग कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था, है ना। तो सवाल ये उठता है कि भाई राजपूत कौन थे। तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, है ना, कि राजपूत कौन थे, क्या थे। तो एक बहुत ही नामी इतिहासकार हैं डॉक्टर गौरी चंद्र हीराचंद ओझा, ठीक है, और सी वी वैद्य। इन्होंने मत दिया है कि भाई जो राजपूत है वह क्षत्रिय वर्ण से की संतान है। ठीक है, और इनकी कथा अनुसार प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा शस्त्र की पूजा करते थे। ठीक है, तो जो वैदिक संस्कृति में भी जो अस्त्र की पूजा की जाती थी, शस्त्र की पूजा की जाती थी, घोड़ों की पूजा की जाती थी। तो राजपूत भी अपने शासनकाल में क्या है कि ये सब काम करते थे, अश्व की पूजा करते थे, शस्त्र की पूजा करते थे। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई जो राजपूत हैं वह आर्यों की संतान है। ठीक है, प्राचीन आर्य की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। ठीक है, और ये भी देखा उन्होंने कि जो राजपूत होते हैं वह शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। ठीक है, और लंबी नाक होती है और लंबे सिर से ये प्रमाणित होता है कि यह आर्यों की संतान है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इतिहासकार डॉक्टर गौरीचंद ओझा और सी वी वैद्य क्या मानते हैं, राजपूत किसकी संतान है, आर्यों की संतान है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा मत प्रचलित है अग्निकुंड से उत्पन्न, है ना। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इनके एक मित्र थे और अपने समय के बड़े लेखक, है ना, ज्ञानी चंद बरदाई। ठीक है, तो चंद बरदाई ने अपनी एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो में उन्होंने बताया है कि भाई देखो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उन्होंने लिखा है कि भाई आबू जो पर्वत, वर्तमान में जो सिरोही में आबू पर्वत है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि निवास करते थे, जैसे कि विश्वामित्र हो गए, गौतम हो गए, अगस्त्य हो गए। ठीक है, अन्य कई सारे ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। और जब ये तपस्या करते थे तो जहाँ पर यहाँ पे जो आसपास के जो राक्षस हैं, है ना, वह मांस फेंक देते थे, हड्डियाँ फेंक देते थे, मलमूत्र डालकर इस जो अनुष्ठान है उसको अपवित्र कर देते थे। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए वशिष्ठ मुनि ने इससे निपटने के लिए क्या किया, एक यज्ञ कुंड किया। ठीक है, यज्ञ कुंड में उन्होंने मंत्र बोले। ठीक है, और फिर अपने तप से उन्होंने 3 योद्धा पैदा किए, है ना, उसमें परमार, चालुक्य और प्रतिहार। ठीक है, तो इन 3 योद्धाओं को पैदा करने के बाद फिर इन्होंने प्रयास किया राक्षसों को मारने का, लेकिन राक्षस क्या हो गए, बारी हो गए, है ना। राक्षस से संभले नहीं। परमार, चालुक्य और प्रतिहार, इन तीनों ने कोशिश की किसी तरह से इन राक्षसों का नाश कर दें। ठीक है, लेकिन ये अपने कार्य में सफल हुए नहीं। ठीक है, और फिर इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने फिर से यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद चौथा योद्धा पैदा किया। ठीक है, तो इस चौथे युद्ध में इन तीनों के, है ना, परमार, चालुक्य और प्रतिहार, इन तीनों के गुण तो थे ही। ठीक है, साथ में अतिरिक्त और भी अन्य ताकतें भी इसको दी गई। ठीक है, तो इन तीनों से ज़्यादा ताकतवर था, सुसज्जित था। ठीक है, और फिर इसका नाम रखा गया चौहान। ठीक है, तो चंद बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, अग्निकुंड से। ठीक है, और ये भी पूछा जाए कि भाई देखो कौन कौन से वंश हैं जो अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। तो परमार हुए हैं, चालुक्य हुए हैं, प्रतिहार हुए हैं और चौहान हुए हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि राजपूतों के तो बहुत सारे वंशज हैं, लेकिन केवल 4 वंश का उल्लेख चंद बरदाई ने किया है, जो कि कहाँ से हुए हैं, अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। तो प्यारे छात्रों, ये एक कथा है। ठीक है, और वैज्ञानिक युग में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राचीन समय में ये बात लिखी हुई तो हमने इसके बारे में जाना।
प्यारे विद्यार्थियों, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में एक और धारणा है, ठीक है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से ही है ना। तो जो हमारे इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर, इन्होंने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई है ना। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया का जो शिलालेख मिला है उसका उल्लेख किया उन्होंने। उसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया है। इसके अतिरिक्त उनके पास राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति होने का अकाट्य प्रमाण उन्होंने। इसी तरह से एक और विद्वान है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने भी मेवाड़ के जो गोहिल होते हैं ना, इनको नागर जाति के ब्राह्मण जिसका नाम था गुहादत्त, ठीक है, उसके वंशज बताया। ठीक है, और मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने जयदेव की गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी और इस टीका में इन्होंने स्वीकार किया है कि जो गुहिलोत वंश है वह नागर ब्राह्मण गुहादत्त की संतान है। ठीक है, लेकिन एक और इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, तो दशरथ शर्मा ये राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति को अस्वीकार कर देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं। ठीक है, तो दशरथ शर्मा का मानना है कि देखो राजपूतों के दरबार में कई सारे विद्वान पुरोहित होते थे, ठीक है, और उनसे प्रभावित होकर उनका गोत्र अपना लेते थे। ठीक है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि राजपूत अलग हैं और ब्राह्मण अलग हैं। ठीक है, गोत्र समान होने के कारण ये ब्रह्म हुआ है, तो उनका ये कहना है। इसी तरह से एक और धारणा है विदेशियों की संतान। ठीक है, तो विदेशियों के बारे में जो विदेशी व्यक्ति है वही बताएगा। तो उसमें कर्नल टॉड थे। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान उसमें बताया कि भाई राजपूत हैं, वह शक हैं, है ना, सिथियन जाति के वंशज हैं। ठीक है, और कर्नल टॉड ने जो चंद की अग्निकुंड की कहानी उसको भी स्वीकार किया है। ठीक है, परंतु राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि भाई देखो ये लोग विदेशी थे, सिथियन थे। ठीक है, और यहाँ पर ये शासक बने। ठीक है, इसी तरह से कर्नल टॉड का मत था कि जो विदेशी जातियां शक, सिथियन, हूण है ना, ये लगभग 6ठी शताब्दी में भारत में बाहर से, ठीक है, और फिर कालांतर में यह स्थानीय लोगों को हराते गए और शासक बन गए। ठीक है, और कालांतर में यहीं के निवासी हो गए। तो कर्नल टॉड ने बताया कि जो शक लोग हैं या सिथियन लोग हैं, ठीक है, ये भी अपने कर्मकांडों में अग्नि संस्कार करते रहते हैं। अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रियों में ले लिया, उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, टॉड ने राजपूतों को शक और सिथियन प्रमाणित करने के जो तर्क दिए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई सिथियन लोग हैं वह अश्व पूजा करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, अस्त्र पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं। ठीक है, तो राजपूतों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए ये जो शक लोग हैं वही कालांतर में क्या हो गए, राजपूत बने हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया। इसी तरह से एक और इतिहासकार है V.A. स्मिथ। ठीक है, तो V.A. स्मिथ ने बताया कि भाई देखो राजपूत लोग हैं वह 8वीं और 9वीं शताब्दी में भारत की ओर आए। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि राजपूत हैं वह शक, सिथियन नहीं थे, वह हूण थे। ठीक है, और हूण जाति जो कि विजेता थी और भारत में बस गई और कालांतर में क्या हो गया, अपने आप को राजपूत कहकर भारत में शासन करने लगे। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, विदेशी जो इतिहासकार है उन्होंने कहा भाई राजपूत विदेशी है, ठीक है, लेकिन भारतीय लोगों ने या भारतीय इतिहासकारों ने इस मत का खंडन किया। ठीक है, देखो ये जो अश्वमेघ है ना, अश्व की पूजा, शस्त्र की पूजा, ये तो हमारे वैदिक काल में भी थी। ठीक है, और ये जो राजा लोग हैं अपने आप को कोई चंद्रवंशी कहता है, कोई सूर्यवंशी कहता है, तो ये पूरी समस्त परंपराएं क्या है, भारतीय है ना, और विदेशी परंपरा से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने राजपूतों का विदेशी होना सिरे से खारिज कर दिया और अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत पूर्णतः भारतीय थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अलग अलग मतों के द्वारा जाना कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, अब हम जानेंगे इनके इतिहास के बारे में। ठीक है, तो एक हम वंश के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, एक राजपूत वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम गोहिल वंश है ना, मेवाड़ के जो गोहिल वंश है इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन थे, कहाँ से आए, किधर से आए, उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था कैसे शुरू की। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान का जो उदयपुर जिला है, राजसमंद जिला है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है ना, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वह को टोटल मिलाकर क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। ठीक है,
तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अध्ययन से हमें मालूम चलता है कि गुहादित्य या गुहिल नामक व्यक्ति ने इस वंश का आरंभ किया था। ठीक है, और कई लोग मानते हैं कि भाई ये लोग ये हैं, ये लोग वो हैं। ठीक है, एक और इतिहासकार थे जिनका नाम था अबुल फजल, है ना, अकबर के दरबारी। इन्होंने कहा है कि भाई देखो ये गुहिल हैं, यह ईरान से आए थे। ठीक है, और इनका संबंध शासक नौशेखा से है ना। तो कर्नल टॉड ने कहा कि भाई ये वल्लभी से संबंधित है ना, गुजरात में जो वल्लभी है, ठीक है, इनका संबंध वहाँ से है। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा इनको मानते हैं कि भाई ये देखो गुहिल है, वह किसी ब्राह्मण की संतान था। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ? बप्पा रावल। ठीक है, गोहिल के बाद बहुत सारे शासक हुए, लेकिन इसके बाद जिसका उल्लेख करने योग्य जो शासक है उसका नाम है बप्पा रावल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बप्पा रावल है इसको मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जो मेवाड़ राज्य है उसको व्यवस्थित करने का काम किया तो वो कौन था? बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल है 734 में राजा बने और 753 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये बप्पा रावल की बड़ी विजयों में से एक है। इन्होंने चित्तौड़ के किले है ना, वहाँ के जो अंतिम शासक मौर्य शासक थे मान मोरी, इनको परास्त किया और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और बप्पा रावल ने अपनी जो राजधानी बनाई वो किसको बनाया? नागदा को, है ना। चित्तौड़ अभी राजधानी नहीं बनी, बहुत टाइम बाद बनेगी, है ना। तो प्राथमिक जो राजधानी थी वो कौन सी थी? नागदा। तो इसके अलावा बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिश का मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो बप्पा जी थे वह एकलिंग जी के भक्त थे, है ना। लकुलिश संप्रदाय कहलाता ये, और उन्होंने इसका मंदिर भी बनाया। कहाँ पर? ये नागदा के पास में कैलाशपुरी नामक गांव है, वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, एकलिंग गुहिल वंश के कुल देवता है। ठीक है, तो गुहिल वंश के कुल देवता किसे माना जाता है? एकलिंग जी। ठीक है, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। तो ऐतिहासिक साक्ष्य से पता चलता है कि कालभोज और बप्पा रावल एक ही हैं, और कोई कहता है कि अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग धारणाएं चलती रहती है। तो सर्वमान्य है कि बप्पा और कालभोज एक ही थे। तो बप्पा कालभोज की उपाधि थी, मतलब इसका वास्तविक नाम था कालभोज। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहानी है। कहानी के अनुसार जो कालभोज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेवाड़ के आसपास भीलों का शासन होता है। तो भीलों के शासन में क्या होता है कि भाई अरबों का आक्रमण हो जाता है। अरबों का आक्रमण हो जाता है तो अरबों के आक्रमण से डरकर भील यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, और भील भाग जाता है तो मेवाड़ की जनता की रक्षा बप्पा करते हैं। ठीक है, तो कालभोज करते हैं ना। तो कालभोज मेवाड़ की रक्षा करते हैं, तो पिता के समान उन्होंने रक्षा की, इसलिए मेवाड़ के लोग इन्हें बप्पा से सम्मानित करते हैं, बप्पा से बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक कहानी के अनुसार इस तरह से कालभोज का नाम क्या पड़ा? बप्पा पड़ा। ठीक है, वीर विनोद के रचनाकार है ना कविराज श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई देखो ये पद था। ठीक है, पिता के समान थे, उन्होंने रक्षा की, इसलिए बप्पा, बापा, है ना, फादर। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। ठीक है, कुछ धारणा ऐसे कि भाई देखो बप्पा है वह मानमोरी के यहाँ पर सेवक थे या नौकरी करते थे। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार कर ली, इन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य की तुलना चार्ल्स मर्टेल, है ना, एक फ्रांसीसी सेनापति है, तो हमारे जो बप्पा रावल है इनकी तुलना किससे की गई है? चार्ल्स मर्टेल, है ना, एक फ्रांस के एक महान सेनापति हैं जिन्होंने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। ठीक है, तो इनसे की गई है। तो बप्पा रावल की तुलना किससे की गई? चार्ल्स मर्टेल से की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले जो मेवाड़ के खास शासक हैं जिनका नाम है जैत्र सिंह। ठीक है, तो जैत्र सिंह ने 1213 से लेके 1253 तक शासन किया। ठीक है, और जो जैत्र सिंह की खास बात है कि इन्होंने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो एक बार फिर से चित्तौड़ पर परमारों का अधिकार हो गया था, और जैत्र सिंह ने क्या कर दिया? परमार राजाओं से चित्तौड़ को छीन लिया। ठीक है, और इन्होंने जैत्र सिंह पहला व्यक्ति है जिसने किसको? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। और 1227 में उन्होंने भूथला के युद्ध में गुलाम वंश के, है ना, जो सुल्तान थे इल्तुतमिश
की सेना को परास्त किया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना हार गई। ठीक है, और इल्तुतमिश जैसे तैसे जान बचा के भागा था। ठीक है, और इस घटना का वर्णन हमें जय सिंह सूरी की के ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन है ना। तो जय सिंह सूरी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है हम्मीर मदमर्दन। उस पुस्तक में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हम्मीर कहा गया है। ठीक है, डॉक्टर गोरीचंद हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश, ठीक है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह हुआ। ठीक है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी भी करते हैं। ठीक है, तो जो हीराचंद ओझा हैं वह जैत्र सिंह को बप्पा रावल से भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर और वीर मानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगले जो शासक हैं मेवाड़ के प्रतापी, उनका नाम है रतन सिंह है ना। ये 1302 में राजा बने और 1303 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो रावल रतन सिंह ने 1303 में है ना, रावल रतन सिंह पर 1303 में जो दिल्ली का सुल्तान था तात्कालिक अलाउद्दीन खिलजी, वह आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो जो रावल रतन सिंह का एक खास तांत्रिक होता है ना, राघव चेतन, तो उसको यहाँ से वो भगा देते हैं और राघव चेतन कहाँ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है। ठीक है, और फिर अलाउद्दीन खिलजी को उकसाता है और बताता है कि देखो ये चित्तौड़ है, वह हमारे लिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, व्यापारिक दृष्टि से इसको जीत लेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा इनकी जो रानी थी जिनका नाम था रानी पद्मिनी, ठीक है, तो उसकी सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को बताया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने और मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोची और 1303 में उसने युद्ध किया। ठीक है, और इस युद्ध में रावल रतन सिंह को उन्होंने परास्त किया और जो रावल रतन सिंह है वो वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जो रानी पद्मिनी थी उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए 1600 महिलाओं के साथ क्या किया? जौहर किया। ठीक है, तो इस तरह से राणा ने साका किया है ना, रावल ने साका किया और रानी ने क्या किया? जौहर किया। ठीक है ना, साका मतलब जौहर प्लस जो केसरिया है ना, तो राजा ने यहाँ पे केसरी किया है ना, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। जो रावल रतन सिंह उन्होंने केसरी किया और रानी ने क्या किया? जौहर किया। ठीक है, तो जौहर प्लस केसरिया इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है साका। ठीक है, तो इस युद्ध में जो 1540 में जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पद्मावत। ठीक है, और इस पद्मावत के बारे में, पद्मावत में उन्होंने लिखा कि भाई देखो रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे। ठीक है, इनकी रानी थी पद्मिनी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और इस पूरी घटना का जिक्र उन्होंने किया है। ठीक है, और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है भाई उस समय इस जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उसके खास दरबारी कवि जिसका नाम था अमीर खुसरो ने भी भाग यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अमीर खुसरो है उसने भी एक पुस्तक लिखी खजाइन उल फुतू। ठीक है, तो खजाइन उल फुतू में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया गया इसके बारे में तो जिक्र किया है, लेकिन अमीर खुसरो ने रानी पद्मिनी का कोई जिक्र किया नहीं है। ठीक है, और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदल दिया और कई समय तक चित्तौड़ का नाम क्या रहा? 10-15 साल तक प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। ठीक है, और रतन सिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी रावल शाखा है ना, रावल शाखा समाप्त हो जाती है। ठीक है, और फिर नई शाखा आएगी। तो अगले शासक हैं हमारे देखो राणा हम्मीर है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्या था? रावल रतन सिंह, अब क्या हो गया? राणा हम्मीर। ठीक है, तो जो रावल राजा थे वह रावल रतन सिंह के साथ समाप्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई? एक गांव होता है सिसोदा, उसके ठिकानेदार होते हैं या जागीरदार होते हैं। तो 1326 में क्या होता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी की तो 1320 के आसपास मृत्यु हो जाती है और जिसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वह अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में शासन की कमजोरी का फायदा उठाकर राणा हम्मीर वह क्या करते हैं? चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर दिया? राणा हम्मीर ने क्या कर दिया? अपने जो वंशज थे उनका राज्य पुनः स्थापित किया। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई ये चूंकि सिसोदिया के थे, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो वंश है वो सिसोदिया रहेगा। ठीक है, और ये अपने नाम के आगे जो उपाधि थी वो राणा लगाते थे। तो अब यहाँ पर जो मेवाड़ के शासक हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा
या महाराणा, ठीक है। तो इस तरह से हम्मीर जो राजा थे, इन्होंने अपनी वीरता से क्या कर दिया कि मुस्लिम शासकों को चित्तौड़ से भगाया, ठीक है, और फिर से मेवाड़ के शासकों का शासन उन्होंने स्थापित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का शासन पुनः प्राप्त करने के लिए, है ना, पुनः प्राप्त करने पर राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। इनकी संज्ञा दी गई राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन, ठीक है, विकट आक्रमणों में सिंह की सदृश, ठीक है। तो विकट समय में इन्होंने क्या कर दिया भाई, आक्रमण किया और शेर के समान वीरता दिखाई, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, इसकी संज्ञा दी गई, ठीक है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है, ठीक है। तो जो राणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वहाँ पर राणा हम्मीर को क्या दिया गया है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। तो ये पूछा जा सकता है कि देखो भाई, राणा हम्मीर है, उनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई, ये कहाँ से पता चलता है, तो राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ से पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा हम्मीर ने सिंगोली, जो वर्तमान में बांसवाड़ा है ना, तो बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भी इन्होंने परास्त किया था, ठीक है। तो ये राणा हम्मीर बड़े वीर थे और उन्होंने पुनः मेवाड़ राज्य की उन्होंने पुनः स्थापना की। प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के जो अगले महाराणा हैं महत्वपूर्ण, उनका नाम है राणा लाखा, ठीक है। इनका जन्म होता है 1382 से लेके, है ना, 1481, ठीक है। तो इनका जो शासनकाल है वो 1382 से लेके 1481, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने राज किया, ठीक है। और राणा लाखा को क्या कहा जाता है, बड़ा किस्मत वाला शासक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जब राणा लाखा मेवाड़ के राणा थे, तब क्या हो गया कि ये उदयपुर के समीप जो जावर है, ठीक है, तो जावर में क्या हो गया, चांदी की खान निकल आई, ठीक है। और फिर इनके शासनकाल में क्या हो गया कि वर्तमान में जो उदयपुर के पास में पिछोला गांव है, ठीक है, तो पिछोला गांव में कुछ बंजारों ने वहाँ पे पिछोला झील का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा एक और घटना हो जाती है, ठीक है। तो जो मारवाड़ है ना, वर्तमान में जो जोधपुर के आसपास का है ना, उस समय तो मंडोर था, तो वहाँ के जो रणमल होते हैं ना, राव रणमल, इनकी जो बहन होती है हंसाबाई, उनका विवाह का प्रस्ताव महाराणा के दरबार में आता है, ठीक है। तो जो प्रस्ताव आता है वो तो महाराणा लाखा के जो पुत्र होते हैं चुंडा, ठीक है, उनके लिए आता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो जाता है, राणा लाखा के साथ हो जाता है। तो जो हंसाबाई हैं, उनका जो भाई होता है रणमल, ठीक है, तो वो एक शर्त रखता है, देखो मैं अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ कर दूंगा, क्योंकि दोनों की क्या कहते हैं, आयु में बहुत बड़ा अंतर था, ठीक है। राणा लाखा थे वो तो बूढ़े थे और हंसाबाई थी वो एकदम लड़की थी, छोटी बच्ची, ठीक है। तो अब इन दोनों का विवाह हो रहा है, तो रणमल क्या करते हैं, एक शर्त रखते हैं, और शर्त के अनुसार वह ये शर्त रखते हैं कि राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही भविष्य में मेवाड़ का शासक बनेगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि महाराणा लाखा के बाद अगर किसी को शासक बनने का अधिकार था, ठीक है, किसी का हक था, तो वो कौन था, चुंडा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राणा रणमल ने विवाह से पहले एक शर्त रख दी कि देखो चुंडा के सामने और सभी दरबारियों के सामने कि देखो यहाँ पर मैं अपनी बहन का विवाह इनसे लाखा से करा रहा हूँ, लेकिन इनसे जो पुत्र होगा वही भविष्य में क्या बनेगा, मेवाड़ का महाराणा बनेगा, ठीक है। तो चुंडा है वह इस शर्त को मान लेते हैं और अपना राज्य का अधिकार क्या कर देते हैं, वह खो देते हैं, ठीक है। और भविष्य में राणा लाखा और हंसाबाई से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है मोक्कल, ठीक है, और कालांतर में वह मेवाड़ का शासक बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो चुंडा है उसने क्या कर दिया, बहुत सारा त्याग किया, इसलिए इसे राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चुंडा ने ये भी प्रण लिया कि देखो मैं कभी विवाह करूंगा नहीं, है ना। तो पिता के सम्मान में वह क्या रहे, आजीवन वह कुंवारे रहे, ठीक है। और उन्होंने राज्य को भी लेने से मना कर दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा राणा लाखा के समय जावर में से जो चांदी की खान मिली, तो इससे क्या हो गया, राज्य की आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगति हुई, ठीक है। अब हमारे जो अगले शासक हैं जिनका नाम है, राणा लाखा के बाद कौन बने, राणा मोगल, ठीक है। तो राणा मोगल है वह 1421 में शासक बनते हैं और 1433 तक शासन करते हैं, ठीक है। तो मोगल थे वो राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे, और इसके बाद वह बहुत ही कम आयु में है मेवाड़ के शासक बनते, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो इनका भाई था, बड़ा भाई चुन्ना है ना, वह इनके संरक्षक के रूप में काम करता है। तो इनकी माँ कहती है कि देखो हो सकता है ये मोकल छोटा है ना, तो चुन्ना के मन में कहीं लालच आ गया और वह मोकल को मारकर खुद शासक बन गया तो क्या होगा, ठीक है। तो चुंडा को ये बात पता चलती है, उसको अच्छा लगता नहीं है, ठीक। तो चुंडा इस बात से दुखी हो जाता है हंसाबाई की, और फिर वह मेवाड़ छोड़कर मांडू की ओर, है ना, मालवा का जो राज्य है मांडू, वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद 1433 में क्या होता है कि मोकल होता है ना, तो झीलवाड़ा का एक अभियान चलता है। आज गुजरात के आसपास है ना झीलवाड़ा, ठीक है। तो झीलवाड़ा में एक अभियान के लिए मोकल जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि भाई चाचा और मेरा और महापा पवार, ठीक है, ये मिलकर एक षड्यंत्र करते हैं, और इस षड्यंत्र के तहत, ठीक है, वह मोकल की हत्या कर देते हैं, ताकि इन तीनों की ये इच्छा होती है कि किसी तरह से मोकल को मार दिया जाए, ठीक है। तो वो चुंडा तो कहाँ चला गया है, मांडू चला गया है, और अगर हम लोगों ने इस बालक मोकल को मार दिया तो मेवाड़ पर हमारा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोचकर ये तीनों क्या करते हैं, यहाँ पर मोकल की हत्या कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगले शासक हैं हमारे राणा कुंभा, ठीक है। तो राणा कुंभा है 1433 में शासक बनते हैं, 1468 तक लंबे समय तक शासन करते हैं, ठीक है। तो ये मोकल के पुत्र थे, है ना, ये भी अल्पायु में ही शासक बनते हैं। तो 1433 में मेवाड़ का शासक बना, है ना, राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि देखो यहाँ पे मोकल की तो हत्या हो गई, है ना, और राणा कुंभा छोटे थे, ठीक है। तो अब ये कुंभा की जो दादी होती है और मोकल की जो माता होती है हंसाबाई, तो वह सोचती कि देखो यार, मेरे राज्य में तो कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है नहीं जो राज्य को संभाल सके। तो वह मारवाड़ से अपने भाई रणमल को बुलाती है, ठीक है, और रणमल से कहती है कि देखो जब तक मेरा लड़का, है ना, पोता कुंभा बड़ा नहीं हो जाता, वयस्क नहीं हो जाता, तब तक मेवाड़ की बागडोर आप संभालो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई रणमल है वह मारवाड़ का भी राज्य संभालता है और मेवाड़ का भी राज्य संभालता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि भाई यहाँ पर मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव होता है ना, सिसोदिया या जो मेवाड़ के जो वंशज हैं उनका तो यहाँ पे प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। और राठौड़ सरदारों का यहाँ पे बोलबाला हो जाता है, ठीक है। अधिकांश जो सरकारी सेवा है ना, सामंती व्यवस्था है, जागीरदारी व्यवस्था है, उसमें कौन आ जाते हैं, सिसोदिया के स्थान पर राठौड़ आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर कालांतर में क्या होता है कि भाई ये जो सिसोदिया या मेवाड़ के जो सामंत होते हैं, ठीक है, एक गुट बनाकर रणमल की हत्या कर देते हैं और किसी तरह से मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और मेवाड़ों पर राठौड़ों का प्रभाव समाप्त होने के बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ की बागडोर अच्छी तरह से संभालते हैं, ठीक है, और मेवाड़ों को, मेवाड़ राज्य को बुलंदी की ओर ले जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए महाराणा कुंभा क्या करते हैं कि कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाते हैं, ठीक है, और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का वह केंद्र बनाते हैं, ठीक है। और इन्होंने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के जो शासक होते हैं महमूद खिलजी, उसको परास्त किया। न केवल परास्त किया बल्कि इसको पकड़कर बंदी बना लिया और अपने यहाँ पे जेल में रखा, ठीक है। तो मालवा की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने क्या कर दिया, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। महाराणा कुंभा की जो लड़ाई है वह मारवाड़ से भी हो जाती है, ठीक है। और 1453 में महाराणा कुंभा क्या करते हैं, मारवाड़ पर चढ़ाई कर देते हैं और मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में संधि हो जाती है, ठीक है, और अपने इनका जो पुत्र होता है रायमल, उसका विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर देते हैं और विवाह के बाद क्या कर देते हैं, मंडोर भी मारवाड़ को पुनः वापस सौंप देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले बताया था कि देखो महाराणा लाखा के समय मेवाड़ में क्या होता, चांदी के खान की खोज हुई, ठीक है। और महाराणा कुंभा का शासन आते आते क्या हो गया कि भाई इस खान से काफ़ी सारा चांदी निकाला जाता है और बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं पैसों से क्या करेंगे, महाराणा कुंभा क्या करेंगे, भाई निर्माण कार्य करवाएंगे, अपने राज्य को और सुदृढ़ बनाएंगे, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा को क्या है, स्थापत्य कला का बड़ा शौक था और भी इनके बहुत सारी प्रतिभाओं के मालिक थे ये, लेकिन उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए हैं। तो ऐसा माना गया कि जो मेवाड़ के 32 दुर्गों, मेवाड़ में उन्होंने लगभग 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद में मेवाड़ के बारे में लिखा है कि भाई मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो केवल अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, देखो मेवाड़ इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, और लंबा चौड़ा इतिहास में, है ना, अपने शासनकाल में उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवा दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है ये।
माणा कुंभा ने एक खास दुर्ग बनाया कुंभलगढ़, ठीक है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है अपनी भौगोलिक स्थिति और बनावट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो माणा कुंभा के शासनकाल में इनके एक शिल्पी थे जिनका नाम था मंडन मंडन, ठीक है। तो मंडन की सहायता से उन्होंने बहुत सारे निर्माण करवाए, ठीक है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी, है ना, चित्तौड़ में उन्होंने कुंभ स्वामी का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर, है ना, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए, ठीक है। तो इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिर बनवाए, है ना, किले बनवाए, है ना, और इसके अलावा कीर्ति स्तंभ भी इन्होंने बनवाए। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अगर कुंभा के बारे में बात करें तो कुंभा न केवल वीर थे, है ना, स्थापत्य कला के माहिर व्यक्ति थे, बल्कि एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक थे, ठीक है। कान्ह व्यास द्वारा रचित एकलिंग महामत से ज्ञात होता है कि वह वेद में ज्ञानी थे, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखते थे, ठीक है। संगीत राज, संगीत, मीमांसा, सूंड प्रबंध, है ना, इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे, ठीक है। तो इन्होंने माणा कुंभा ने क्या है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ठीक है, आदि ग्रंथ लिखे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की, है ना, चंडी शतक एक ग्रंथ है उसकी व्याख्या उन्होंने माणा कुंभा ने की थी, ठीक है। और इसके अलावा गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर, ठीक है, ये दो ग्रंथ हैं, उन पर उन्होंने टीका लिखी, ठीक है। इनके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बड़े फेमस है। तो ऐसा पूछा जाता है भाई देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखा, तो कवि अत्रि और महेश ने, ठीक है। तात्कालिक साहित्यिक ग्रंथों एवं प्रशस्तियों में महाणा कुंभा को, है ना, बहुत सारे पदवी से विभूषित किया गया है। तो महाणा कुंभा को महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान आदि बिरुदों से विभूषित किया जाता है, ठीक है। तो आदि ये सब इनके सम्मान में ये शब्द बोले। तो प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा सांगा ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, ठीक है, लेकिन इनका अंतिम समय क्या हो गया, बहुत ही दुखदायी रहा, ठीक है। अंतिम समय में इनको एक उन्माद रोग हो गया, ठीक है। तो उन्माद रोग की वजह से वह, है ना, इनको बांध के रखा जाता था, है ना, तालाब के किनारे रखा जाता था, ठीक है। और फिर इसके बाद इनका जो पुत्र होता है उदा, ठीक है, उदय सिंह, वह महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है, ठीक है। 1468 में इस तरह से महाराणा कुंभा का दुखद अंत हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे हम महाराणा सांगा और मेवाड़ के अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।